नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने ये बिल्डिंग ब्लॉक की सीरीज़ एक स्टार्ट की है। इसमें हम लोगों ने पिछले एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस के तहत हम लोगों ने एक फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। उसी सीरीज़ को आगे चलाते हैं दोस्तों, और एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की और एक नए टर्म को समझने की जो प्रीलिम एग्ज़ाम में ये तरीके के जो सवाल आते हैं आपको मदद करेंगे उनको ईज़िली आंसर करने में, क्योंकि इसमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं वो प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो ये आज का जो टर्म है हमारा, जिसमें हम अगले कुछ वीडियोस के तहत इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो है लॉ, यानी कि कानून। तो देखिए दोस्तों, जब हम कानून की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि लॉ होता क्या है, कानून होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब ये शब्द कानून की बात की जाती है तो उस समय बहुत सारे इसके मीनिंग्स आते हैं। एक मीनिंग होता है कि भाई, जैसे हम सोसाइटी में बोलते हैं कि कई लॉज हैं जो नेचुरल लॉज हैं। फिर हम कई बोलते हैं लॉज जो हैं वो मॉरल लॉज हैं। उसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड की इकोनॉमिक्स में बात की जाती है। फिर जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर लॉ ऑफ स्टेट की बात की जाती है। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो शब्द लॉ है, जो शब्द कानून है, वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। तो खैर, हम उन अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनका क्या इंटरप्रिटेशन है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अभी हम नहीं देखेंगे। हमारा अभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है देखना, वो ये है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये ब्रीफली है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, सोर्सेज क्या हैं, लेजिटिमेसी क्या है। तो हम लोग इसको बेसिकली दोस्तों पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसको जीएस के प्रीलिम्स में जो पॉलिटी के सवाल आ रहे हैं उन कॉन्टेक्स्ट में देखने की, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जब बात करते हैं लॉ की तो दोस्तों यहाँ पर दो बेसिकली बहुत बड़े बड़े दो ब्रॉड व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। एक व्यू होता है लॉ को लेके जिसको हम नॉर्मेटिव व्यू कहते हैं। नॉर्मेटिव व्यू का मतलब दोस्तों ये होता है मॉरल लॉ के बारे में या कई फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट बताया कि लॉ के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं मॉरल लॉज। तो दोस्तों, ये जो मॉरल लॉज होते हैं ये क्या होते हैं? मॉरल लॉज का मतलब होता है कि कोई वो फंडामेंटल ट्रुथ्स जो सोसाइटी के, हमारे ओवरऑल ह्यूमैनिटी के, लाइफ के एक तरीके से नॉर्म्स के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम लोग हमेशा से ये बात अपने घर लेवल पे, हमारे माता पिता ने हमारे परवरिश के दौरान सबको एक बात सिखाई है कि हमें किसी को चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें काम चोरी अपने काम में नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, एक बहुत फेमस एक कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा, जिस कोटेशन का नाम है वर्क इज वर्शिप। कि भाई, जो आप कार्य करें उसको पूरे ईमानदारी से करें और ऑनेस्टी से करें। तो दोस्तों, ये जो एक तरीके के स्टेटमेंट्स हैं कि भाई चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और एक तरीके से अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतना, ये जो टर्म्स हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, इनको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं नॉर्मल, बेसिकली मॉरल लॉज। अच्छा, अब ये जो मॉरल लॉज हैं ये नॉर्मेटिव लॉज होते हैं दोस्तों। नॉर्मेटिव क्यों? क्योंकि ये एक तरीके के नॉर्म्स हैं, ये हमेशा से चले आ रहे हैं, हमेशा से ऐसी बातें होती रही थी, और ये बातें एक तरीके से फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं, ये सच्चाई है। ये, अब ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों कि भाई हमें अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए, ये आप प्लेटो के समय से उठा लीजिए, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उठा लीजिए, या आज की डेट में अगर आप देख लीजिए, कहीं पर भी इस स्टेटमेंट को लेके चर्चा नहीं होगी कि नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट उस समय कुछ था और अब कुछ है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो याद रखिएगा कि जो मॉरल लॉ का शब्द होता है, मॉरल लॉ का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग उन नॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमेशा से टाइम एंड स्पेस के कंस्ट्रेंट के बजाय फंडामेंटली ट्रू रही हैं, हमेशा सच रही हैं। जैसे कि दिल्ली को हम लोग बोलते हैं कि दिसंबर के महीने में सर्दी होगी, तो सर्दी होगी, ये एक मौसम का फंडामेंटल ट्रुथ है। तो उस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा कि एक व्यू जो होता है लॉज का लेके, वो व्यू होता है बेसिकली नॉर्मेटिव व्यू। तो नॉर्मेटिव व्यू में हम लोग मॉरल लॉज की बात करते हैं। मॉरल लॉज बेसिकली जो होते हैं वो फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, जो एक और तरीके के लॉ होते हैं, वो दूसरे हम लोग उनको बेसिकली कहते हैं पॉजिटिविस्टिक लॉ। अब ये पॉजिटिविस्टिक लॉ क्या होता है?
अगर आप ऊपर पहला लाइन देखेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया कि हमारे जब हम लॉज के बारे में बात करते हैं तो उनको मल्टीपल डिसिप्लिन्स के तहत देखते हैं, और जब हम पॉलिटिक्स की खास करके बात करते हैं दोस्तों, तो पॉलिटिक्स में एक तरीके का जो आता है वो होता है लॉ ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिविस्टिक बात करते हैं दोस्तों लॉ की, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ऐसे लॉज की चर्चा है जो स्टेट बनाता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक एंटिटी होती है और वो एंटिटी के पास एक पावर होता है, और वो पावर उसके तहत वो कानून बनाता है। तो दोस्तों अगर मैं बहुत साधारण तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भारत हमारा एक तरीके से ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, तो उस समय हम लोगों ने, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे नेशन के, उन्होंने भारत को एक संविधान दिया। उस संविधान के तहत हम लोगों ने एक पार्लियामेंट बनाई। पार्लियामेंट को संविधान के तहत पावर दिया गया कि आप कानून बनाएंगे। और दोस्तों आज की डेट में पार्लियामेंट जो है हमारे देश में, उसके पास एक कोअर्सिव पावर है, सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट के तहत उस कानून को एग्जीक्यूट कराने की, इम्प्लीमेंट कराने की। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविस्टिक लॉज होते हैं दोस्तों, वो पॉजिटिविस्टिक लॉज आप भूलिएगा मत, वो लॉज होते हैं बेसिकली जहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक एंटिटी की बात करते हैं और वो एंटिटी के पास एक पावर दिया जाता है, और वो एंटिटी उस पावर के तहत लॉज को बनाता है, और वो जो लॉज बनाता है उन लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कोअर्सिव अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पर अब आप एक फ़र्क समझ गए होंगे दोस्तों कि जो एक तरीके से नॉर्मेटिव लॉ है और एक तरीके से पॉजिटिविस्टिक लॉ है, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि पॉजिटिविस्टिक लॉ कभी परमानेंट नहीं हो सकता। आज अगर वो कुछ है तो हो सकता है कि 50 साल के बाद उसी कानून में हमें कुछ बदलाव लाने पड़े, क्योंकि 50 साल के बाद जो सोसाइटी है वो किस तरीके की होगी हम आज नहीं जानते। लेकिन जब 50 साल के बाद सोसाइटी बदलेगी तो उस बदलाव को कैप्चर करने के लिए पॉजिटिविस्टिक लॉ में एक अमेंडमेंट की स्थिति की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आज अगर ये बात हम बोलते हैं कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मेटिव लॉ का स्टेटमेंट है, 50 साल बाद ये स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा, 500 साल बाद भी ये स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा। तो अब आप अगर एक चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो अगर आप समझ पाए, तो हम बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मेटिव लॉ है वो रादर एक तरीके से परमानेंट होता है। इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया इस स्लाइड में, अगर आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रूथ। और दूसरा जो दोस्तों याद रखेंगे वो पॉजिटिविस्टिक लॉ के बारे में, कि पॉजिटिविस्टिक लॉ जो है एक तरीके से टाइम और स्पेस के हिसाब से बदलता रहता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है दोस्तों, उस तरीके से पॉजिटिविस्टिक लॉ का भी जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है वो इवॉल्व करता रहेगा। अब यहाँ पर जब हम पॉजिटिविस्टिक लॉ की बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ मत भूलिएगा, ये स्कॉलर जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके स्कॉलर जनरल स्टडीज़ के लिए काम नहीं आएंगे, बट ये मैं स्कॉलर के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इनको कभी मेंस एग्जामिनेशन में लिखें तो आपके आंसर में एक तरीके का डेप्थ रिफ्लेक्ट होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए जब हम स्कॉलर की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्कॉलर दोस्तों यहाँ पर आता है एक ऑस्टिन और दूसरा आता है हॉलैंड। तो दोस्तों ये जो दो स्कॉलर हैं ऑस्टिन और हॉलैंड, इनके बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्टिन ने क्या बोला और हॉलैंड ने क्या बोला। ऑस्टिन और हॉलैंड ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि जो पॉजिटिविस्टिक लॉ होते हैं उनमें मैंने आपको बताया कि एक एंटिटी होती है जिसके पास एक अथॉरिटी होता है लॉ बनाने का। वो एंटिटी लॉ को सिर्फ बनाती ही नहीं दोस्तों, बल्कि वो उस लॉ को एक तरीके से सोसाइटी में एग्जीक्यूट करती है। वो कोशिश करती है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उस कानून को वो लोग फॉलो करें, और उस कानून को फॉलो करके उसको एक तरीके से उसमें अपना ओबीडियंस शो करें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने एक टर्म दिया, कंडीशन ऑफ हैबिचुअल ओबीडियंस। कंडीशन ऑफ हैबिचुअल ओबीडियंस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो पॉजिटिविस्टिक लॉ है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जाएगी कि जो आपकी सोसाइटी में जो भी लॉ बनेगा सोसाइटी के सोशल कॉन्डक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए एक कोअर्सिव पावर होगा स्टेट का जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों।
तो आई थिंक आपको नंबर 1 पहली बात, ये दोनों टर्म्स तो अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों मॉरल लॉ की और स्टेट लॉ के बारे में, तो यहाँ पर एक छोटा सा डिबेट होता है दोस्तों। और डिबेट ये होता है कि भाई क्या मॉरल लॉ बड़ा है या स्टेट का लॉ बड़ा है। देखिए ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा से एक बहुत टाइम से, बहुत सालों से, बहुत सेंचुरी से ये डिबेट चल रहा है कि भाई इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ डिपेंडेंट अपॉन द मॉरल वैलिडिटी। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉजिटिविस्टिक लॉ है तो क्या वो पॉजिटिविस्टिक लॉ को अलाइन होना चाहिए मॉरल लॉ से, या फिर जो दूसरा डिबेट है कि कोई भी पॉजिटिविस्टिक लॉ हो वो प्योरली एक टेक्निकल क्वेश्चन हो, यानी कि केवल उस अथॉरिटी का पावर हो जो वो कानून बना रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो चर्चा है दोस्तों क्या है, साधारण चर्चा है। हम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बात करूं तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अभी मैंने एक बात बताई कि 1947 में हम आज़ाद हुए। हमारे आज़ादी के बाद हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे देश के, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने इकट्ठे होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भारत को संविधान दिया। अब संविधान के तहत हमने जो है पावर पार्लियामेंट को दी कि भाई पार्लियामेंट जो है कानून बनाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर डिबेट ये है दोस्तों कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी कानून बना देने का, और ऐसा कानून भी क्या वो बना सकती है कि वो कानून एक मॉरल लॉ से भी बड़ा हो जाए, या पार्लियामेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो मॉरल लॉ के अम्ब्रेला के अंडर रहें। तो देखिए दोस्तों ये डिबेट तो हमेशा रहेगा। एक एंगल देखने का ये है कि हाँ पार्लियामेंट को ऐसा लॉ जरूर बनाना चाहिए जो कि मॉरल लॉ से अंडर ही रहे और मॉरल लॉ को भी अपहोल्ड करे। लेकिन एक एंगल, एक तरीका देखने का, एक नजरिया देखने का ये भी है कि नहीं, पार्लियामेंट के पास तो पावर है, तो पार्लियामेंट जो है वो कोई मॉरल लॉ से बाउंड तो है नहीं, वो एक सुप्रीम बॉडी है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान को अपहोल्ड करते हुए कोई कानून बनाती है जो कि मॉरल लॉ के खिलाफ भी हो जाए, तो पार्लियामेंट के पास ऐसा टेक्निकल पावर है। तो यहाँ पर ये समस्या है, डिबेट ये है कि भाई कौन सा लॉ बड़ा होगा, मॉरल लॉ बड़ा होगा या स्टेट की कोअर्सिव पावर के बेस पे और कंसेंट के बेस पे अगर वो कोई लॉ बनाएगी तो वो बड़ा होगा। तो दोस्तों ये जो डिबेट है, इस डिबेट को हम डिसाइड कैसे करते हैं, इस डिबेट का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल बात है दोस्तों, एक लीगल क्राइटेरिया होता है और एक मॉरल ऑर्डर क्राइटेरिया होता है। जो लीगल क्राइटेरिया है वो ये बोलता है कि देखिए स्टेट के पास पावर है, स्टेट जो है एक एंटिटी है, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे भारत की स्थिति में हम देखें तो हम लोग संविधान के तहत बाउंड हैं। तो भारत के केस में दोस्तों ये बोला जाता है कि भारत की जो पार्लियामेंट है वो आज की डेट में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ चला जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक प्योरली लीगल सेंस में अगर हम कानूनी तौर से बात करें दोस्तों, तो कानूनी तौर से तो एक चीज तो तय हो गई कि नहीं भाई, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास तो कम से कम पावर है कि वो भारत में कोई भी तरीके का कानून बनाए जब तक वो कानून संविधान के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर पार्लियामेंट के पास ऐसा टेक्निकल पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, और ठीक है वो कानून जब तक संविधान के ओवरऑल दायरे के अंदर बना हो तब तक वो लॉ वैलिड होगा, बट वो तो एक लीगल तरीका हुआ देखने का दोस्तों। अब समस्या ये उठती है कि क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है कि वो ऐसा कानून बनाए जो कि कहीं ना कहीं लीगली एक तरीके से कानूनी तौर से बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो मॉरल तरीका है उसके खिलाफ हो। अगर आपको याद होगा दोस्तों तो जो फ्रीडम वाली सीरीज थी, उस फ्रीडम वाली सीरीज में मैंने आपको उन वीडियोस में एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फ्रीडम है वो देनी पूरी तरीके से चाहिए और उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। मैंने उस समय कंस्ट्रेंट में आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक सिटीजन है अगर सोसाइटी का, तो उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए कि वो खुद डिसाइड करे कि उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, और साथ में किस तरीके का खाना खाना है, खाने में उसको क्या खाना है। ये टाइप की चीज़ों में जो है स्टेट को कहीं ना कहीं इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये हमने बात करी थी अगर आपको याद हो। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर दोबारा देखें तो एक महत्वपूर्ण चीज़ उसी कॉन्टेक्स्ट से उठती है कि भाई ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरी पावर है कानूनी तौर से कि संविधान के तहत रहते हुए वो एक कानून बना सकता है भारत में, लेकिन क्या वो ऐसा कानून बना सकता है
कि जिससे कि वो हमें मान लीजिए कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर करे। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब मॉरल लॉ की बात कर रहे थे दोस्तों, तो मैंने आपको एक बात बताई कि भाई हम लोगों का एक मॉरल लॉ का एक स्टेटमेंट है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ऐसी चीज कभी होगी नहीं, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप सोचिए कि क्या पार्लियामेंट आज की डेट में, क्योंकि उसके पास एक कानूनी तौर से पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकता है, क्या पार्लियामेंट ऐसा कानून कभी बनाएगा जिसमें वो आपको ये चीज मजबूर करने के लिए बोलेगा और सोसाइटी के लोगों को बोलेगा कि नहीं, आप अपने काम में ईमानदारी मत बरतिए? सोचिए इस बात को दोस्तों। तो ये चीज तो कभी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ये डिबेट बहुत तय है, क्लियर है। तो ये जब हम बात करते हैं लीगल क्राइटेरिया की, तो लीगल क्राइटेरिया में एक चीज तो तय है दोस्तों कि जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो कोई भी कानून बना ले संविधान के ओवरऑल दायरे में रहता हुआ। लेकिन जब हम मॉरल ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज मत भूलिएगा कि स्टेट के पास ऐसा पावर होने के बाद भी वो ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि कहीं ना कहीं मॉरल लॉ के खिलाफ हो। तो उसको कहीं ना कहीं लॉ ऐसा बनाना ही पड़ेगा जो पीपल हैं, जो लोग हैं, और जो नॉर्मेटिव लॉ है वो उसके साथ लार्जली सिंक्रोनाइज्ड रहे। क्योंकि आप एक कानूनी तौर से सही कानून बना के अपना कानून जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कानून किसी नॉर्मेटिव लॉ को वायलेट कर रहा होगा तो आप अपने आप को लोगों की अदालत में कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे बड़ा दिक्कत और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों एक बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारे एक स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस के, अर्नेस्ट बाकर, उनका एक थ्योरी है और उस थ्योरी के तहत उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो लॉ है उसकी अगर वैलिडिटी होनी चाहिए तो उसमें वैलिडिटी में सिर्फ वैलिडिटी ही नहीं बल्कि एक वैल्यू का एंगल भी होना चाहिए, और लॉ को हमेशा हमें एक टोटलिटी के थीसिस के तहत देखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो टोटलिटी थीसिस दिया बारकर ने दोस्तों, टोटलिटी थीसिस में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो लॉ है उस लॉ में एक वैलिडिटी का एंगल और एक वैल्यू का एंगल, ये दोनों होने जरूरी हैं। वैलिडिटी का मतलब ये हो गया कि जो कानून अगर बनेगा तो उसको एक तरीके से कानूनी तौर से तो वैलिड होना जरूरी है, और जो वैल्यू का शब्द प्रयोग किया बारकर ने दोस्तों, वो बारकर का जो ये वैल्यू शब्द था, वैल्यू का मतलब हुआ कि नॉर्मेटिव लॉ। तो मैंने आपको अभी वही चीज जो बताई दोस्तों, अगर हम बारकर के स्टेटमेंट को एक तरीके से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये देखेंगे कि ठीक है, संविधान ने हमारे एक तरीके से पार्लियामेंट का गठन किया, संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर भी दिया कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी। लेकिन ये मत भूलिएगा दोस्तों, पार्लियामेंट लॉ वो बनाएगी जो वैलिड तब होगा जब वो एक तरीके से संविधान के दायरे में होगा। लेकिन बाकर ये भी बोलते हैं साथ में कि पार्लियामेंट हमारी सिर्फ ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो सिर्फ एक तरीके से संविधान के दायरे में होगा, बट ऐसा लॉ भी बनाएगी जो लोगों की अदालत के तहत भी उसके दायरे में होगा, यानी कि वैल्यू, यानी कि नॉर्मेटिव। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों कि कोई भी कानून एक टोटलिटी में देखना चाहिए और कोई भी कानून एक होलिस्टिक पिक्चर और पर्सपेक्टिव के तहत ही हमें देखना चाहिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या लॉ कोअर्सिव होता है हमेशा? यानी कि अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि जो पॉजिटिविस्टिक व्यू है वो ये बोलता है कि भाई एक संविधान के तहत हम लोगों ने एक कहीं ना कहीं पार्लियामेंट क्रिएट किया। भारत के संविधान में जब हमने पार्लियामेंट क्रिएट किया तो पार्लियामेंट के पास एक पावर दी गई लॉ बनाने की, और पार्लियामेंट जो है उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट से। तो अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमारी जो पार्लियामेंट है और क्या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास क्या कोई ऐसा कोअर्सिव पावर है कि जिससे कि वो हर इंसान को एक तरीके से कोअर्स कर पाए और फोर्स कर पाए कि आपको तो कानून फॉलो करना ही होगा, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है? तो ध्यान से सोचिए, क्या हमारी पार्लियामेंट जो है या क्या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि अगर मैं एक और साधारण तरीके से बोलूं तो क्या हमारी लेजिस्लेचर और क्या हमारी एग्जीक्यूटिव के पास ऐसी कोई पावर है दोस्तों जिसके तहत
वो ये कर सकते हैं एक ऐसी स्थिति क्रिएट करके कि वो इंसान को, हमारे भारत के नागरिकों को बोले कि नहीं, आपको एक कानून हमने बना दिया है और उस कानून को मजबूरन हर एक इंसान को फॉलो करना पड़ेगा, कोई अपोज नहीं कर सकता। तो उस डिबेट में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर दो बड़े चैलेंज उठते हैं। पहली बात, एक चीज तय है कि जरूर कानून एग्जीक्यूट करने के लिए एक पॉजिटिविस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेट का कोअर्सिव पावर तो है, ये बात तो तय है, स्टेट के पास कोअर्सिव पावर है और वो कोअर्सिव पावर रहेगा। लेकिन अब आप सोचिए, क्या जब हमारी पार्लियामेंट जब एक तरीके से कानून बनाती है तो क्या उस कानून में सिर्फ एक ऑब्लिगेशन होता है हमेशा? ऐसा तो नहीं है। कई कानून होते हैं ऐसे दोस्तों जो पार्लियामेंट बनाती है जिसमें ऑब्लिगेशन के सवाए कहीं ना कहीं राइट्स कॉन्फर दिए जाते हैं, और जब राइट होगा तो कहीं ना कहीं कोअर्शन तो नहीं होगा वहां पर। साधारण सा एग्जांपल देखिए दोस्तों, 2005 में भारत के पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था नरेगा। एक नरेगा एक्ट पास हुआ, नरेगा एक स्कीम पास हुई और चली। अब दोस्तों अगर हम नरेगा की बात करें तो यहाँ पर नरेगा जो स्कीम है वो क्या कॉन्फर कर रही है आपको, ऑब्लिगेशन या राइट? एक राइट कॉन्फर कर रही है। और वो राइट क्या है दोस्तों? वो राइट ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब ये जो राइट है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? नरेगा का दोस्तों डिजाइन स्कीम का क्या है? वो एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। उसमें एक एक्ट के तहत लोगों को एक राइट दिया गया है कि आप स्टेट से एम्प्लॉयमेंट डिमांड कीजिए, और जब स्टेट से आप एम्प्लॉयमेंट डिमांड करेंगे तो स्टेट आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। तो यहां पर दोस्तों क्या स्टेट के पास कोई कोअर्सिव पावर है? नहीं है। स्टेट के पास तो कोई कोअर्सिव पावर नहीं है लोगों के ऊपर। तो यहां पर ध्यान से समझिए, जो मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल डिस्कशन है, इसके रिलेटेड सवाल प्रीलिम में बनेगा कि क्या स्टेट के पास कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा एक कोअर्सिव पावर होती है? तो आंसर इज नो, क्योंकि समटाइम्स देयर आर सम लॉज वेयर कोअर्शन में बी एब्सेंट, because those laws will confer rights upon the citizens, and when the laws confer rights there are no obligations, and when there are no obligations there is no coercion। तो ये चीज आपको समझ आई दोस्तों कि जो नरेगा है वो एक क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरीके से लॉ इज नॉट ऑलवेज कोअर्सिव, कि किस तरीके से कानून हमेशा कोअर्सिव ना हो, उसका एक लाइव एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा ऑब्लिगेशन जो है दोस्तों, अगर कोई लॉ में होती है, अब जैसे नरेगा में तो ऑब्लिगेशन नहीं थी, वहां तो राइट था। अब कोई लॉ है कि जिसमें एक ऑब्लिगेशन हो, जैसे कि मान लीजिए भारत के पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट जो है पास कर दिया, और मोटर व्हीकल एक्ट के बाद पास करने के ये बोल दिया कि देखिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई आदमी बिना हेलमेट के अगर मान लीजिए एक मोटरसाइकिल चलाएगा तो कानूनी तौर से ये गलत है और उस इंसान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अब ये एक ऑब्लिगेशन है दोस्तों नागरिकों के ऊपर, उनको ये ऑब्लिगेशन फॉलो करना होगा, और अगर उनको ये ऑब्लिगेशन फॉलो करना होगा तो यहाँ पर सवाल क्या उठता है दोस्तों? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑब्लिगेशन कोअर्सिव है? नहीं। क्या इस ऑब्लिगेशन में कोई मॉरल वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है या नहीं? तो मॉरल वैलिडिटी हमेशा होगी दोस्तों। तो पार्लियामेंट, जो चीज मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में भी बताई, चाहे कानून बनाने की पावर दी गई हो उसको, लेकिन वो पावर वो एक्सरसाइज हमेशा करेगा लार्जली एक नॉर्मेटिव अम्ब्रेला के अंदर। यानी कि पार्लियामेंट ऐसा कोई आर्बिट्ररी लॉ नहीं पास कर देगा दोस्तों, और ऐसा कोई आर्बिट्ररी कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत कहीं ना कहीं मॉरल या नॉर्मेटिव एंगल वायलेट हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों एक बड़े महत्वपूर्ण हमारे राजनीतिक थिंकर जो हैं, वैज्ञानिक हैं, वो आते हैं और उनका नाम है रूसो। तो रूसो जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली दोस्तों। रूसो ने बोला कि कोई भी कानून को फॉलो करने के लिए उस कानून में अगर ऑब्लिगेशन हो तो वो ऑब्लिगेशन एग्जीक्यूट तभी होगी जब एक तरीके से लोगों में एक मॉरल कॉन्शियसनेस होगा, एक सेंस ऑफ ड्यूटी होगी, और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आपको फोर्स करके
आपके ऊपर वो कानून एक तरीके से लागू नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ध्यान से समझिए दोस्तों, पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना सकती है, लेकिन यदि उसने ऐसा लॉ बनाया जो कि कहीं ना कहीं मॉरल एंगल को वायलेट कर रहा हो, तो उस केस में लोगों में एक सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होगी उस लॉ को फॉलो करने की। तो ऐसा इंश्योर करना कि कोई ऐसा कानून ना हो, ये पार्लियामेंट की बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो पार्लियामेंट जब कानून बनाएगा दोस्तों, उसको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हम कोई ऐसा कानून ना बना बैठे जिससे कि कहीं ना कहीं हमें लोगों को वो कानून फोर्सेबली एग्जीक्यूट करना पड़े। क्योंकि रूसो ने बहुत बड़ी बात बोली। रूसो ने बोला कि अगर कोई भी देश कि कोई भी एक स्थिति ऐसी क्रिएट कर देता है कि जहां पर कानून ऐसा बनाया गया हो कि वो कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको फोर्स का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि लोगों में एक अंदर से वो विलिंगनेस ना आए, अंदर से एक कॉन्शियसनेस ना हो, अंदर से एक सेंस ऑफ ड्यूटी ना हो, और अगर हमें फोर्स का प्रयोग करना पड़े एक कानून को एग्जीक्यूट करने का, तो वो फोर्स कहीं ना कहीं इंसान को एक स्लेव बना देगा। तो रूसो ने बहुत बड़ी बात बोली। रूसो ने ये बात बोली कि ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए या कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी कोई भी कानून बनाए, उस लॉ में, उस कानून में ऐसा कानून हो कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स की जरूरत ना पड़े। इंसान, नागरिक, देश के एक सेंस ऑफ ड्यूटी के तहत उस कानून को अपने आप फॉलो करे। तो ये बात जब रूसो ने बोली, तो कहीं ना कहीं ये बात उसी चैलेंज को बोल रही है जो हमने अभी देखा कि ऑब्लिगेशन टू फॉलो द लॉ इज ऑलवेज कंटिंजेंट अपॉन मॉरल वैलिडिटी। तो ये बात आपको दोस्तों क्लियर हो गई। तो इस पॉइंट में अब आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक चीज मत भूलिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक आखिरी एंगल की, कि अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसी कोई स्थिति क्रिएट होती है कि ऐसा कानून बनाया जाता है कि जो मान लीजिए एक तरीके से मॉरल लॉ के खिलाफ हो, या कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो संविधान के दायरे में ना हो, उस चीज को इंश्योर करने के लिए एक थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम जुडिशरी है वो क्रिएट की जाती है। तो जुडिशरी दोस्तों जो है वो क्या करती है? जुडिशरी का काम होता है टू इंश्योर जस्टनेस ऑफ द लॉ, फेयरनेस ऑफ द लॉ। तो जुडिशरी सिर्फ दोस्तों कई बार ये नहीं देखेगी कि लॉ कानूनी तौर से ठीक है या नहीं है। जुडिशरी का एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी होता है ये देखना कि मॉरल एंगल से लॉ ठीक है या नहीं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जुडिशरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल प्ले करती है। ब्रॉडली जब हम देखते हैं तो हम केवल यही बोलते हैं कि नहीं, जुडिशरी का काम केवल ये है कि वो ये देखे कि कानून के दायरे में लॉ बना है या नहीं बना है। बट दोस्तों जब वो कानून के दायरे में लॉ को देखती है तो उस इंटरप्रिटेशन में जो है जुडिशरी एक मॉरल एंगल को भी ध्यान रखती है हमेशा। लेकिन लीगल एंगल ही जो है एक तरीके से प्राइमेसी पे होगा। बट लीगल एंगल जो प्राइमेसी पे होगा, उस लीगल एंगल के पीछे की एक मॉरल एंगल भी होगा, और वो मॉरल एंगल कभी निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज पूरी यहाँ पर क्लियर हो पा रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है कि इस स्थिति में अगर हम लॉ के बारे में जो चर्चा हमने करी, तो फिर फाइनली लॉ का कंक्लूजन क्या है। तो देखो एक दोस्तों एक और स्कॉलर है डॉर्किन हमारा। डॉर्किन ने क्या बोला? डॉर्किन ने ये बात बोली कि भाई जो भी लॉ होना चाहिए कहीं ना कहीं वो एक फ्यूजन होना चाहिए मॉरल लॉ का और पॉजिटिविस्टिक लॉ का। तो इसमें तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, डॉर्किन ने बड़ी सीधी सादी बात बोली। अच्छा, अब एक आती है डाइवर्जेंट थ्योरी यहाँ पर। दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखिए यहाँ पर कि जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं और जो मार्क्सियन थ्योरी है, जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। अच्छा, अब ये एक बड़ा डिलेमा वाला पॉइंट है दोस्तों। अब अगर वो ये बोलते हैं कि भाई कोई यूनिवर्सल लॉ है ही नहीं, तो फिर लॉ क्या है? तो लेनिन जो हैं, जो एक मार्क्सिस्ट थ्योरी के बहुत बड़े एक इंटरप्रेटर प्लस एक एग्जीक्यूटर थे और एक खुद भी एक बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि लॉ इज पॉलिटिक्स। तो उन्होंने बोला कि भाई लॉ तो जो है, कानून तो एक राजनीतिक खेल है। तो मार्क्स ने जो चीज बोली, उन्होंने तो ये बोला कि भाई ब्रॉडली देखा जाए तो यूनिवर्सल लॉ तो कुछ होता ही नहीं है मार्क्सिस्ट थॉट के अंदर। लेकिन लेनिन एक बहुत बड़ी बात कर गए।
लेनिन बोले कि भाई लॉ तो जो है वो एक पॉलिटिक्स है, वो तो राजनीति है। तो लेनिन ने ये बात बोली कि भाई जो कानून है उसका बेसिकली एक मेन मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि वो जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग क्लास को रियलाइज करे, उसको रियलाइज कराने में मदद करे। तो खैर मार्क्सिस्ट लोगों का एक नज़रिया बहुत अलग था। जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे, जिसमें सोवियत की एक पूरी सोवियत यूनियन की सोसाइटी थी, उन लोगों का मानना केवल यही था कि जो लॉ है, जो कानून है, उसका ओवरऑल एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को रियलाइज करें। तो दोस्तों, मार्क्सिस्ट थिंकर और मार्क्सिस्ट थॉट में हमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। फाइनली हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बोलती है? तो फाइनल हमारी अंडरस्टैंडिंग दोस्तों कानून क्या है, वो ये बोलती है कि लॉ इज अ सेट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस governing interrelationships in human society seeking to create order and development for all। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक सिंपल साधारण लाइन में डवर्किन जो बोलते हैं कि भाई कानून जो है वो मॉरल और पॉजिटिविस्टिक दोनों होना चाहिए, जिससे कि पूरे सोसाइटी में उसमें ऑर्डर बना रहे और सोसाइटी का विकास होता रहे। तो ये हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हमें कहती है। तो आई होप इस वीडियो के तहत आपको लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो एक तरीके से क्लियर हो गया होगा। लॉ के मल्टीपल व्यूज क्या हैं, उन व्यूज में डिबेट्स क्या हैं, और उन डिबेट से फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है। आई होप आपको इस वीडियो से वो अंडरस्टैंडिंग दोस्तों मिल गई होगी। थैंक यू।